everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS and today we'll be covering a very important topic for your UPSC prelims exam and that topic is tribunals. जो ये tribunals हैं ये recently बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, तो इसीलिए आज के सेशन में हम ये स्टडी करेंगे सबसे पहले तो कि tribunals होते क्या हैं, then के इनकी establishment किस तरीके से होती है और इनका recently जो न्यूज़ में आने का क्या रीज़न है, राइट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले तो कि जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं ये होते क्या हैं, तो दीज ट्राइब्यूनल्स दीज आर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ हैं। दैट मीन्स कि ये जुडिशरी की तरह ही जो डिस्प्यूट्स हैं उनको एडजुडिकेट करने का रोल प्ले करते हैं, लेकिन दीज आर क्वाजी जुडिशियल। दैट मीन्स कि ये जुडिशरी की तरह ही एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स ये काम तो करते ही हैं, लेकिन इन जो ट्राइब्यूनल्स हैं इनको हेड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स हु आर एक्सपर्ट्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। तो दैट मीन्स दीज ट्राइब्यूनल्स ये एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी इशू है वो उनके लिए इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई इशू है वो उसके लिए अलग से, जैसे वी हैव नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राइट, जो इन्वायरमेंट से डील करता है, वैसे ही लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड हमारे पास एक अलग तरीके का ट्राइब्यूनल है। तो इस तरीके से जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं ये स्पेसिफिक मैटर्स के लिए बनाए जाते हैं। और जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं ये 2015 में जब एनडीए गवर्नमेंट आई थी तब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आए थे, बिकॉज जो एनडीए गवर्नमेंट है वो एक मेजर अपने साथ एक एजेंडा लेके आए थे कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनकी फंक्शनिंग को हम लोग स्ट्रीमलाइन करेंगे। रीज़न बीइंग के हम अभी बात कर रहे थे कि जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं ये एक स्पेसिफिक मैटर के लिए बनाए जाते हैं, हर एक स्पेसिफिक मैटर के लिए एक अलग से ट्राइब्यूनल बनाया जाता है। लेकिन एनडीए गवर्नमेंट ने ये चीज़ देखी कि इनमें ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। दैट मीन्स कि दो अलग अलग तरीके के ट्राइब्यूनल काफ़ी सिमिलर सा फंक्शन प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रहा है, दूसरा वेस्टेज ऑफ मैन एंड मटेरियल। इन चीज़ों को डील करने के लिए जो एनडीए गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे एफर्ट्स किए, स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017। द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 का जो फाइनेंस एक्ट था उसमें इन ट्राइब्यूनल्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए कुछ एफर्ट्स किए गए। सबसे पहली चीज़ कि बहुत सारे लगभग 8 ट्राइब्यूनल्स को दूसरे ट्राइब्यूनल्स के साथ मर्ज किया गया, बिकॉज हमने अभी बात की कि बहुत बार ट्राइब्यूनल्स इस तरीके से एस्टैब्लिश हो गए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि दो ट्राइब्यूनल्स सिमिलर ही रोल प्ले कर रहे थे, इसलिए सरकार को लगा कि इन ट्राइब्यूनल्स को मर्ज किया जा सकता है। इसकी वजह से लगभग 8 ट्राइब्यूनल्स जो ये फाइनेंस एक्ट है उसमें मर्ज किए गए। और साथ ही इस एक्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये पावर दी गई कि वो ट्राइब्यूनल से रिलेटेड डिसीजंस ले सकती है, जैसे कि जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं उनके जो भी मेंबर्स होंगे उनकी किस तरीके की क्वालिफिकेशंस होंगी, उनका एज और उनका टेन्योर कितना हो सकता है, और साथ ही में कि जो ये मेंबर्स हैं इनकी अपॉइंटमेंट, उनकी सिलेक्शन किस तरीके से की जाएगी। एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी सबसे पहले फॉर्म में आई, उसके बारे में बात की गई इस फाइनेंस एक्ट में, और इन सब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पावर है, वो दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर है। अब उसके बाद जो ये फाइनेंस एक्ट आया था इसी को मद्देनज़र रखते हुए ट्राइब्यूनल्स को और स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो हमारी भारत सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो 2021 में ऑर्डिनेंस लेके आई। ऑर्डिनेंस इसलिए लाया गया क्योंकि पहले बजट सेशन में भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं इनको रिफॉर्म करने के लिए एक ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल लाया गया था, लेकिन वो बिल पास नहीं हो सका। उसके बाद जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी तो अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो ये ऑर्डिनेंस है ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस वो पास किया गया 2021 में, अप्रैल 2021 में, राइट। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो पहले जैसे 2017 में कुछ ट्राइब्यूनल्स को मर्ज किया गया था, वैसे ही जो ये ऑर्डिनेंस था इसमें लगभग 9 ट्राइब्यूनल्स को एबोलिश किया गया। और इसीलिए जो ये 9 ट्राइब्यूनल्स जो एबोलिश किए गए तो उनका जो सारा काम था वो दे दिया गया हाई कोर्ट को और या फिर कमर्शियल कोर्ट्स को। दैट मीन्स कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जो जुडिशियल बॉडीज़ थी उनको इन जो ट्राइब्यूनल्स हैं उसका काम दे दिया गया। और साथ ही में जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की जो बात आई थी 2017 के फाइनेंस एक्ट में, उसमें कुछ और चेंजेस लाए गए, जैसे कि जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है उसको प्रिसाइजली बताया गया कि उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, राइट।
और साथ ही जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो 2017 का एक्ट था उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये भी पावर थी कि वो मेंबर्स की एज और टेन्योर डिसाइड कर सकता है। तो जो ये ऑर्डिनेंस था इसमें जो मेंबर्स थे और चेयरमैन थी उनकी एज और टेन्योर भी डिसाइड किया गया। उनका टेन्योर रखा गया 4 years। जो चेयरमैन थे उनकी एज रखी गई 70 और जो मेंबर्स थे उनकी एज रखी गई 67। तो दैट मीन्स कि जो मेंबर्स होंगे दे कैन होल्ड एन ऑफिस फॉर 4 years और अप टिल द एक्वायर द एज ऑफ 67 एंड द चेयरमैन वो भी 4 साल के लिए लगाए जाएंगे और टिल द एक्वायर द एज ऑफ 70। तो ये कुछ इस तरीके से जो चेंजेस किए गए जो फाइनेंस एक्ट था उसमें बाय द ऑर्डिनेंस ऑफ 2021। अब हम सबको पता है कि ऑर्डिनेंस तब पास किए जाते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता और इसी ऑर्डिनेंस को गवर्नमेंट को अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको प्रूव करने के लिए, जो लोगों की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट फिर से इस ऑर्डिनेंस को अब एक एक्ट के एक बिल के रूप में लेके आई। दैट वाज द पार्लियामेंट पासिस द ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल इन 2021। ठीक है, तो उस ऑर्डिनेंस को, सिमिलर ऑर्डिनेंस को ही, जो जैसा ऑर्डिनेंस था वैसा ही बिल्कुल ही उस ऑर्डिनेंस में बिना कोई चेंजेस किए गए वो सेम बिल पार्लियामेंट में पास किया गया। रिसेंटली अभी कुछ 10-15 दिन पहले ही पार्लियामेंट में ये बिल पास किया गया है और इस बिल में जो एक मेजर इशू सामने आया है वो ये है कि इस बिल को बिना किसी डिबेट्स, बिना किसी डिस्कशंस के बहुत ही जल्दबाजी में इस बिल को पास कर दिया गया है और जिसकी वजह से अराउंड 9 ट्राइब्यूनल्स जो एपिलेट ट्राइब्यूनल्स थे वो एबोलिश कर दिए गए हैं और उनकी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जुडिशियल सिस्टम था जैसे कि हाई कोर्ट्स या फिर कमर्शियल कोर्ट्स, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी गई है, हाई कोर्ट्स और कमर्शियल कोर्ट्स को, राइट। और अभी इस चीज़ के बारे में समझो कि जब ये चीज़ हुई, जब ये पार्लियामेंट में जब ये एक्ट पास हुआ तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आई हैं पार्लियामेंट के इस एक्ट को लेके। सबसे पहली चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कि सबसे पहली चीज़ कि जो भी ये ऑर्डिनेंस पास हुआ था अप्रैल में, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कुछ प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन किया था। जैसे कि कुछ प्रोविजंस थी रिलेटेड टू सर्च कम सिलेक्शन कमेटी को लेके और या फिर जो मेंबर्स और चेयरमैन हैं उनकी एज, उनकी सर्विस कंडीशंस, उनकी टेन्योर को लेके कुछ जो प्रोविजंस थी उस ऑर्डिनेंस में उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था। अब जब जो गवर्नमेंट है वो फिर से ये बिल लेके आई, देन नाउ द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि जब हमने बोला था कि इस एक्ट में जो आप ऑर्डिनेंस लेके आए थे उसमें कुछ इश्यूज हैं तो आपने उन इश्यूज को फिर से रिव्यू क्यों नहीं किया और क्यों फिर से वही बिल्कुल ही सिमिलर सेम ऑर्डिनेंस आप फिर से बिल के रूप में लेके आए हो और पार्लियामेंट में बिना कोई डिबेट्स, बिना किसी डिस्कशंस के उस बिल को इतनी जल्दबाजी में पास किया गया है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट हैज पुल्स अप द गवर्नमेंट ऑन द न्यू ट्राइब्यूनल्स सीकिंग लॉजिक के जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं इनकी क्या ज़रूरत है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बहुत सही तरीके से नहीं बता पाई है। सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट वी नो कि जो ये ट्राइब्यूनल्स है उनकी एस्टैब्लिशमेंट का, उनकी वर्किंग का जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सारी पावर है वो गवर्नमेंट के पास है एंड वी हैव नो इश्यूज़ विद दैट। बट जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं ये काम तो जुडिशरी का ही करती है, ये जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हीं को एडजुडिकेट करती हैं। दैट मीन्स कि वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं और अगर जो गवर्नमेंट है वो इतना ज़्यादा जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनकी वर्किंग में इंटरफेयर करेगी, दैट मीन्स कि जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कहीं ना कहीं वो जो आर्टिकल है वो कटेल हो रहा है, राइट। एंड सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ पे जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज़ किया है कि एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि हम जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं इनकी वर्किंग को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करें हैं और साथ ही में जो सुप्रीम कोर्ट है बहुत टाइम से जो इन ट्राइब्यूनल्स हैं इनमें वैकेंसीज़ है उसके लिए गवर्नमेंट को बार बार बोल रही है कि आप इन वैकेंसीज़ को फिल कीजिए। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे बार बार कहने पे भी जो गवर्नमेंट है वो इन वैकेंसीज़ को फिल नहीं कर रही है। तो ये कुछ इशूज़ थे जिसकी वजह से जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, राइट। ओके, तो अब डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। या तो पूछेंगे कि ट्राइब्यूनल किस तरीके की बॉडी है, कैसे एस्टैब्लिश की गई थी और इनकी वर्किंग के बारे में, राइट।
तो व्हाट आर दीज ट्राइब्यूनल्स? दीज ट्राइब्यूनल्स आर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। हमने अभी बात की कि जुडिशरी की तरह ही ये भी एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स का काम करती है, लेकिन ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। दैट मीन्स के ये काम तो जुडिशरी का करती है, लेकिन जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं इनके जो मेंबर्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स हु आर एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड, इन अ पर्टिकुलर स्ट्रीम, चाहे कि इन्वायरमेंट को लेके हो गया या फिर फाइनेंसिस को लेके हो गया, इनकम टैक्स, कस्टम्स या फिर लैंड रिफॉर्म्स, जो ये अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, इनसे रिलेटेड स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल्स बनाई जाती हैं। और उन ट्राइब्यूनल्स में दोनों ही जुडिशरी के मेंबर्स भी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर के मेंबर्स भी होते हैं, राइट? तो these are quasi judicial bodies and perform a number of functions such as adjudication of disputes, determining rights between contesting parties, making an administrative decision, right? अब इन जो ट्राइब्यूनल्स हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली चीज़ कि जो हमारे कोर्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन थे, तो कोर्ट्स के जो बर्डन है उसको कम करने के लिए बेसिकली जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं ये लाए गए थे, राइट? और इसीलिए जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ये एक बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसको इस तरीके से क्रिटिसाइज़ भी कर रही है कि अभी जो आपने जो ट्राइब्यूनल्स को एबलिश किया है उनका काम आपने फिर से हाई कोर्ट्स पे डाल दिया है। तो एक तरफ तो जो ट्राइब्यूनल्स एस्टेब्लिश करने का जो मेन रीज़न था वो था कि जो कोर्ट्स हैं उनका बर्डन कम किया जाए, लेकिन साथ ही में आप जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं इनको एबलिश करके आप सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी हम कोर्ट्स पे ही फिर से दे रहे हैं, राइट? तो उसके बाद टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ कोर्ट्स टू एक्सपीडाइट डिसीजंस, जो डिसीजंस हैं वो जल्दी जल्दी हो सकें, इसीलिए ट्राइब्यूनल्स एस्टैब्लिश की गई हैं, बिकॉज कोर्ट्स का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है और इसीलिए जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं वो उन केसेस में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। एंड दिस ट्राइब्यूनल्स ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो एक्सपर्ट्स है एक पर्टिकुलर फील्ड में वो आके डिसीजंस ले सकते हैं, बिकॉज जो हमारी जुडिशरी है वो सिर्फ लीगल एक्सपर्ट्स हैं, दे डू नॉट नो द नुआंसेस ऑफ के जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड, लेकिन इन ट्राइब्यूनल्स में एक्सपर्ट्स बैठते हैं, राइट? नेक्स्ट, अब जो ये ट्राइब्यूनल्स थी दीज वर नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ट्राइब्यूनल्स ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसके थ्रू जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं ये एस्टैब्लिश की गई थी। 2 आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B। आर्टिकल 323A बिल्कुल जो आर्टिकल 323A है ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिस्प्यूट्स हैं उनसे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से, और इसीलिए आर्टिकल 323 में आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। दैट मीन्स जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी चाहे रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, प्रमोशन है, सर्विस कंडीशन है, किसी भी उनकी जो पूरी वर्किंग है ऑफिस की उससे रिलेटेड कोई भी इशू है वो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में, राइट? और उसके बाद जो 323B है उसमें हर एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा हर एक तरीके का ट्राइब्यूनल वो बनेगा आर्टिकल 323B में। दैट मीन्स ट्राइब्यूनल्स फॉर ऑल अदर मैटर्स, जैसे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, कस्टम से रिलेटेड है, किसी भी और चीज़ से, जैसे कि अभी फिल्म सर्टिफिकेशन एपिलेट ट्राइब्यूनल को अभी एबोलिश किया गया है, तो उस तरीके का कोई भी स्पेसिफिक मैटर है एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा वो सारे मैटर्स जाएंगे आर्टिकल 323B में, उनमें स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे। अब ये थोड़ा सा आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि जो आर्टिकल 323A है उसमें जो सिर्फ पार्लियामेंट है उसी के पास पावर है ट्राइब्यूनल्स को एस्टैब्लिश करने की। हमने अभी बात की थी कि 323A डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, दैट मीन्स के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर दैट मैटर, ये जो सारे ट्राइब्यूनल्स हैं ये एस्टैब्लिश किए जाएंगे पार्लियामेंट के थ्रू। एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ हायरार्की इन दिस ट्राइब्यूनल्स, दैट मीन्स के जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है उसकी अलग से पहचान है, उसकी अलग से एक हम लोग कह सकते हैं उसका अलग से स्टैंड है और वो सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के, राइट? तो दैट मीन्स देयर इज नो प्रोविजन ऑफ hierarchy in these tribunals when we talk about these article 323A tribunals, that is administrative tribunals. State administrative tribunal का अलग से उसकी अपनी पहचान है और जो central administrative tribunals हैं उनकी अलग से पहचान है। लेकिन जो article 323B में जो tribunals बनाए जाते हैं उनको हम लोग एक hierarchy में establish कर सकते हैं। जैसे कि अगर we have a national green tribunal तो उसके subordinate कोई और tribunal भी establish किया जा सकता है state level पे, और उसके बाद कि उससे लोअर
लोअर लेवल पे भी वी कैन एस्टैब्लिश सम अदर ट्राइब्यूनल, जैसे कि हमारी जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, देन वी हैव हाई कोर्ट्स, देन वी हैव सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इस तरीके से जो भी दूसरे सारे मैटर्स हैं जो आर्टिकल 323 में डील किए जाते हैं, उनसे रिलेटेड जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनको एक हायरार्की में एस्टैब्लिश किया जा सकता है। एंड ऑल्सो जो आर्टिकल 323 के जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 323A एंड B, दैट इज कि 323A में सिर्फ पार्लियामेंट एस्टैब्लिश करेगी और 323B में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही एस्टैब्लिश कर सकते हैं। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ हायरार्की इन 323A, लेकिन B में हम एक हायरार्की एस्टैब्लिश कर सकते हैं इन ट्राइब्यूनल्स में, राइट। एंड देन अब जो ये कोर्ट ऑफ लॉ है, दैट मीन्स हमारी जो लीगल सिस्टम है वो किस तरीके से ट्राइब्यूनल से अलग है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। सबसे पहले तो कि जो ये कोर्ट ऑफ लॉ है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, वो एक ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम है, एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में आता है, हायरार्की में आता है। लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं, दीज आर एजेंसीज क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट, दैट मीन्स पार्लियामेंट एक एक्ट पास करेगी, उस एक्ट के मद्देनज़र रखते हुए ही उस एक्ट को जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो एस्टैब्लिश किए जाएंगे, जो हमारा जो ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम है उससे अलग करके, राइट। रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर आर फॉलोड। जो हमारा जो जुडिशरी है, जो कोर्ट्स है, वहाँ पे जो कानून है वो सिर्फ सबूतों पे विश्वास करती है, राइट। वी यूजुअली से दिस के जो एविडेंस सिस्टम है, CRPC है, IPC है, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या सिविल प्रोसीजर कोड है, उन सबको फॉलो किया जाता है, बहुत डिलीजेंटली फॉलो किया जाता है जब हमारे जो लीगल सिस्टम है उसकी बात करते हैं। लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं, दीज बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ नेचर ऑफ जस्टिस, दैट मीन्स नेचुरल जस्टिस पे ये बिलीव करते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा डिलीजेंटली जो CRPC है या IPC है इनको फॉलो नहीं किया जाता। जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, दे आर ट्रेंड इन लीगल मैटर्स। जो एक उनके पास बेसिकली लॉ की डिग्री होती है, दैट मीन्स कि वो लीगल ऑफिशियल्स हैं, राइट। लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो बेसिकली इनमें जो मेंबर्स होते हैं, राइट। तो दे आर एक्सपर्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, राइट। नेक्स्ट, जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। हम बहुत बार ये बात करते हैं कि हमारी जो DPSP है आर्टिकल 50, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया है। लेकिन ट्राइब्यूनल्स का एक मेजर, इसको लूप होल भी बोल सकते हैं, कि जो एग्जीक्यूटिव है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हुई हमें दिखाई देती है। लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं उसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में कहीं ना कहीं हमें ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव का काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस इन ट्राइब्यूनल्स में देखने को मिलता है। चाहे बात हो मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की, उनकी सैलरीज किस तरीके से डिफाइन की जाएंगी, उनकी सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, ये सब डिसाइड करते हैं जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है, राइट। तो समवेयर जो आर्टिकल 50 है इसका एक मेजर, इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म भी है कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनमें जो जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है उनमें काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग हमें देखने को मिलती है। कोर्ट ऑफ लॉ में वो हर तरीके का सिविल और क्रिमिनल मैटर वो डील कर सकते हैं, लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो एक स्पेसिफिक मैटर के लिए एक ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश किया जाता है और उसी मैटर से वो डील करते हैं, राइट। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जो कोर्ट ऑफ लॉ है, जो जुडिशरी है और जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनमें। अब उसके बाद जो हमारा जो ट्राइब्यूनल सिस्टम है उसमें कुछ मेजर लूप होल्स भी हैं, उसके कुछ मेजर चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहले आर्टिकल 50 DPSP है, जो जिसमें कि हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स का अभी फिलहाल का जो सिस्टम चल रहा है, स्पेशली आफ्टर दिस के जो फाइनेंस एक्ट है उसमें चेंजेस करके जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें, तो समवेयर जो एग्जीक्यूटिव है उसका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस जुडिशरी में देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज़ नॉट गुड व्हेन इट कम्स टू सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो कि एक मेजर प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। एंड देन एक्सेस टू जस्टिस के जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं ये हर एक जगह पे लोकेटेड नहीं है, दीज आर लोकेटेड इन वेरी फ्यू प्लेसेस, और जिसकी वजह से जो जस्टिस है लोगों को मिलने में वो डिले हो जाता है, एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू, जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं समवेयर इनकी जो वर्किंग है उसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, एंड ऑल्सो जुडिशियल ओवररीच बाय ट्राइब्यूनल्स। हमने अभी बात की कि आर्टिकल 50 में हम लोग सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, और यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स में जो एग्जीक्यूटिव है वो बहुत ज़्यादा
ओवर रीच कर रहा है इन ट्राइब्यूनल्स में। लेकिन साथ ही में समवेयर हम लोग ये भी देखते हैं कभी कभी कि जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं ये अपना जुडिशियल फंक्शन छोड़ के एग्जीक्यूटिव में बहुत ज़्यादा, पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करे हैं। जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी हर दूसरे दिन न्यूज़ में होता है, रीज़न बीइंग कि वो एक किसी न किसी गवर्नमेंट बॉडी को ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि आप इस तरीके से काम कीजिए या आप उस तरीके से काम कीजिए। दैट मीन्स कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है कहीं ना कहीं वो चीज़ कर्टेल हो रही है। एंड ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्राइब्यूनल्स के जो ट्राइब्यूनल्स हैं हर एक स्पेसिफिक मैटर के लिए एक अलग से ट्राइब्यूनल है, और जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं इनमें किसी भी तरीके की हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिल रही है। अब इसके साथ ही वे फॉरवर्ड सबसे पहले तो कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं इनमें एक्सपर्ट्स होते हैं, तो इसीलिए ट्राइब्यूनल्स में एक्सपर्ट्स को रिक्रूट करने के लिए यूपीएससी की तरह ही हम लोग ऑल इंडिया ट्राइब्यूनल सर्विसेज भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिया ट्राइब्यूनल सर्विसेज जिसमें जो एक्सपर्ट्स होंगे वो आगे आएंगे और वो एज अ रिज़ल्ट सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो हम अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही जो दूसरा एक जो वे फॉरवर्ड है वो हो सकता है कि नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन। नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन ये 1997 में एल चंद्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था, उसमें सबसे पहले नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन की बात हुई थी। ये ट्राइब्यूनल एक तरीके से एक अम्ब्रेला कमीशन का काम करेगा जिसके अंडर जो सारे ट्राइब्यूनल्स हैं वो काम करेंगी। एंड एज अ रिज़ल्ट जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं इनमें यूनिफॉर्मिटी आ सकती है उनकी, चाहे वर्किंग की बात हो, रिक्रूटमेंट की बात हो, सर्विस कंडीशंस की बात हो, हर एक चीज़ में यूनिफॉर्मिटी आ सकती है। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड्स हैं जिनको ध्यान में रख के जो गवर्नमेंट है वो आगे काम कर सकती है। तो ये था आज का इशू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एंड ट्राइब्यूनल्स फॉर ऑल अदर मैटर्स को लेके, जो बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी रह रहा है। होप यू लाइक्ड टुडे सेशन। दैट इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू।